वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है टीचर के लिए, उसके लिए बिहार इतिहास के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहला उसका जो चैप्टर था बिहार के बारे में वो मैंने करा दिया है। अब बिहार इतिहास है, तो स्टार्ट करते हैं। तो प्राचीन इतिहास है, मुंगेर से मध्य पाषाण युग के अवशेष मिले हैं। तो जैसे क्वेश्चन आ सकता है, मुंगेर मध्य पाषाण युग के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मुंगेर से। और नवपाषाण युग से अवशेष मिले कहाँ से? तो चिराद और चेचर। चेचर कहाँ है? वैशाली जिला में। चिराद है सराज जिला में। नेक्स्ट है, विदेह माधव की कहानी सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। तो विदेह माधव की कहानी कहाँ मिलती है? सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। बौद्ध संगीतियाँ थी, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। पहली वाली राजगृह में हुई और 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप अध्यक्ष था। शासककर्ता कौन था? तो शासक था अजातशत्रु। और किस वंश का था? तो अजातशत्रु है जो हर्यक वंश का था। नेक्स्ट है, वैशाली में हुई थी, 383 ईसा पूर्व में हुई। सर्वकामी इसका अध्यक्ष था। कालाशोक इसका शासक था। कालाशोक से सुनाग वंश का था। तृतीय वाली पाटलिपुत्र में हुई, 257 में मोगली पुत्र इसका अध्यक्ष था और अशोक के टाइम पे हुई, अशोक मौर्य वंश का था। कुंडलवन में चौथी वाली हुई, प्रथम शताब्दी में हुई थी। अध्यक्ष इसका वसुमित्र था। उपाध्यक्ष अशोक घोष था और कनिष्क के शासन में हुई थी। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। अब है, बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में और ये शाक्य कुल से थे। मृत्यु इनकी हुई 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। पिता इनके शुद्धोधन थे, माता महामाया थी। इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। इन्होंने इनका पालन पोषण किया। पत्नी का नाम इनकी यशोधरा था। पुत्र राहुल थे और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और 29 वर्ष में इन्होंने गृहत्याग किया था। और गृहत्याग करने की को क्या कहते हैं? तो गृहत्याग किया था उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। 35 वर्ष की आयु में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। 6 वर्ष तपस्या इन्होंने की थी। वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद ये बुद्ध कहलाए थे। तो इनको है जो ज्ञान कहाँ पे मिला था? तो निरंजना नदी के तट पर। और किस दिन? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म भी हुआ, इनको ज्ञान प्राप्ति भी हुई और इनकी मृत्यु भी हुई। तो याद रखिएगा, वैशाख पूर्णिमा है, बौद्ध धर्म से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के तीर्थन है बुद्ध, धम्म और संघ है। यहाँ पे संघ कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। तो आर्य सत्य किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म में दुख का समुदाय, दुख निरोध, गामिनी, प्रत्याबता, ये दुख के 4 आर्य सत्य हैं या दुख के कारण कहीं कहीं पे लिखा होता है। नेक्स्ट है अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और 8 अष्टांगिक मार्ग है, सम्यक दृष्टि, ज्ञान, संकल्प, वाणी, कर्मांत, आजीव और व्यायाम, स्मृति और समाधि। और बुद्ध के उपदेशों का सार किसमें है? तो पतित समुत्पाद है जो बुद्ध के उपदेशों का सार है। इसके बाद आते हैं महावीर जी। तो महावीर जी का जन्म हुआ 599 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कुल कौन सा था? तो ज्ञात्र कुल था इनका। मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई पावापुरी में। पिता का नाम इनके सिद्धार्थ था। माता इनकी त्रिशिला थी, त्रिशिला राजकुमारी थी ये। और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। पुत्री प्रियदर्शनी थी और इनके जमाता मतलब कि दामाद हैं जो जमाली थे। 30 वर्ष में इन्होंने गृहत्याग किया था। 42 वर्ष की आयु में इन्होंने कैवल्य मतलब कि इसका होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया था और 12 साल इन्होंने तपस्या की थी। जम्बिक ग्राम के निकट ऋषपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की थी, वहीं पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो कहाँ पे हुआ? ऋषपालिका नदी के किनारे और जम्बिक गांव है वहाँ पे किया था। कौन सा पेड़ था? तो साल का पेड़ था। नेक्स्ट है, जब उनको कैवल्य प्राप्त हो गया उसके बाद वो कैवलिन कहलाए और जिन भी कहलाए और अहंरत कहलाए। तो जिन का विजेता होता है मतलब अहंत का योग होता है और निर्गंथम का बंधन रहित होता है। तो ये सब उपाधियां हैं जो महावीर स्वामी की थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में तीर्थ में कौन कौन से हैं? तो सम्यक श्रद्धा, ज्ञान और सम्यक आचरण है। 5 महाव्रत हैं इसमें, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, औचर्य और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? तो ये जोड़ा था महावीर प्रसाद जी ने। और शेष है जो किसने किया? तो पार्श्वनाथ ने किए थे। स्यादवाद है, अनेकांतवाद है, सप्तभंगनी है। इनका सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जिसमें वाद आ जाए अनेकावाद या तब अगर आपको याद नहीं आ रहा हो ऑप्शन में
तो जैसे स्यादवाद है, अनेकांतवाद है, ये सब हैं जो जैन धर्म से संबंधित हैं। इसके बाद है मगध साम्राज्य का उदय। तो पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था, और जो जरासंध था वो है जो बृहदत्त वंश का शासक था, ये भी याद रखिएगा। तो पुराणों के अनुसार मगध पर सबसे पहले शासन किसने किया, तो बृहदत्त वंश ने किया था। और अगर साहित्यिक स्रोतों के अनुसार माने तो मगध का पहला राजवंश हर्यक वंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी, और बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कोशला से शादी की, और उन्हें दहेज में क्या प्राप्त हुआ था, काशी प्राप्त हुआ था। इसके अलावा है जो बिंबिसार ने वैशाली की राजकुमारी चेलन्ना से भी विवाह किया। बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मादत्त को विजित कर अंग को है जो मगध में मिला लिया। अवंती के शासक चंडो प्रद्योत के साथ युद्ध हुआ। कालांतर में प्रद्योत के इलाज के लिए उसने अपने वैद्य जीवक को भेजा था। तो जीवक किसके टाइम पे थे, तो ये थे बिंबिसार में के टाइम पे। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। बौद्ध धर्मों के अनुसार है जो बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, उसने उसकी हत्या कर दी थी और मगध का शासक बना। और उसका शासनकाल कब तक का रहा था अजातशत्रु का, तो 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक का। अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या से क्रोधित काशी नरेश प्रसेनजीत ने मगध से काशी को वापस ले लिया। कालांतर में दोनों में युद्ध हुआ और संधि हो गई थी। फिर अजातशत्रु का काशी की राजकुमारी वाजीरा से विवाह होता है और काशी उन्हें पुनः प्राप्त हो जाती। तो अजातशत्रु का शादी किससे हुई थी, तो राजकुमारी वाजीरा से हुआ था। अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण कर लिच्छवी को मगध साम्राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु ने अपने मंत्री बस्सकार को महात्मा बुद्ध के पास गणराज्यों को विजित करने के उपाय जानने के लिए भेजा था। तो अजातशत्रु का मंत्री कौन था, बस्सकार था। फिर अजातशत्रु अजातशत्रु का जो शासनकाल था उसी में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है 486 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में उसके संरक्षण में है जो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में हुआ था महाकश्यप की अध्यक्षता में। तो प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। और शासनकाल किसका था, अजातशत्रु का था, राजगृह में हुई थी, महाकश्यप इसकी अध्यक्षता की थी। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र है जो उदयन ये मगध का शासक बनता है। उसने अपनी राजधानी है जो राजगृह से पाटलिपुत्र करी थी। तो राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किसने की थी, उदयन ने की थी। और ये किसका पुत्र था, तो ये अजातशत्रु का पुत्र था। और ये जो पाटलिपुत्र है ये कहाँ पे है, तो पाटलिपुत्र है गंगा और सोन के संगम पर बसाया गया नगर था। उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध था, मुंडक और नागदर्शक था। नागदर्शक है जो एक दार्शनिक था। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश। तो ये शिशुनाग वंश हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदर्शक का अमात्य व काशी का राज्यपाल था। तो शिशुनाग कौन था, ये राजा जो होते हर्यक वंश के नागदर्शक उसका अमात्य था और काशी का राज्यपाल था। शिशुनाग ने अवंती कौशल और वत्स को विजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। उसके पश्चात है जो शिशुनाग का पुत्र होता है कालाशोक, इसको है जो काकवर्ण भी कहा जाता है, इसने शासनकाल किया। इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुई 383 ईसा पूर्व में। तो द्वितीय बौद्ध संगति किसके टाइम पे हुई थी, कालाशोक के टाइम पे हुई थी। और कब हुई, 383 पूर्व में हुई थी, ईसा पूर्व में। नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था। तो नंदीवर्धन किस वंश का अंतिम शासक था, तो ये हो जाएगा शिशुनाग वंश का हो जाएगा। फिर है नंद वंश। तो नंद वंश की स्थापना महापद्म ने शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना की थी। पुराणों में उसे सर्वछात्रांत कहा गया है। तो सर्वछात्रांत किसे कहा गया है, तो ये कहा गया पद्मनंद को। उसे एक छत्र एक विराट भी कहा जाता है। उसे शूद्र व दासी पुत्र भी सभी स्रोतों में बताया गया है। उसे पौरव, इक्ष्वाकु, पांचाल, कौरव, कलिंग, सूरसेन, मैथिली, अस्मक राज्यों का शासक बताया गया है। उसके समय मगध साम्राज्य की सीमा गंगा घाटी को पार कर गई थी। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन है, तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हो जाएगा। उसी के समय है यूनानी सिकंदर आक्रमण किया था। तो यूनानी आक्रमण करता था कौन, सिकंदर। किसके टाइम पे आया था, तो घनानंद के टाइम पे आया था। घनानंद है जो नंद वंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश है जो इसमें है बौद्ध व जैन साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, विदेशी लेखकों से मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है।
स्ट्रेबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस जबकि एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। तो चंद्रगुप्त की कौन कौन सी उपाधियाँ, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस किसने कहा, तो स्ट्रेबो और जस्टिन ने कहा था, और एरियन प्लूटार्क ने क्या कहा, एंड्रोकोटस कहा था। ऐसे याद रखिएगा, ए से एंड्रोकोटस और किसने कहा, एरियन ने, और एस से सेंड्रोकोटस, से सा से स्ट्रेबो हो जाएगा। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथवर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की है। जेम्स प्रिंसप है जो 1834 से 37 के मध्य ब्राह्मी खरोष्ठी लिपि को अनुदित किया। प्रियदर्शी की पहचान अशोक से की। तो प्रियदर्शी की पहचान अशोक से किसने की थी, जेम्स प्रिंसप ने की थी, और इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को भी अनुदित किया था। 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया यूनान के शासक सिकंदर भारत पर आक्रमण होता है। सिंध नदी को पार करने पर सिकंदर झेलम के तट पर तक आ जाता है। यहीं उसका पोरस से युद्ध होता है जिसे वितिस्ता या हाइडेस्पीस का युद्ध कहते हैं। तो झेलम का है जो वेदों में नाम क्या मिलता है, वितिस्ता मिलता है, और इस नदी के किनारे पोरस से युद्ध किया था सिकंदर ने, तो उसको क्या नाम दिया गया, तो वितिस्ता या हाइडेस्पीस का युद्ध कहते हैं। फिर व्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। व्यास नदी से ही नंद साम्राज्य की सीमा प्रारंभ होती है। तो नंद साम्राज्य की सीमा किस नदी से होती है, व्यास नदी से। उस समय नंद वंश का शासक घनानंद था। सिकंदर भारत में 19 महीने रहा। भारत में सिकंदर कितने महीने रहा, 19। अब आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की उम्र में मगध का शासक बनते हैं। 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ था, और युद्धोपरांत संधि हुई। चंद्रगुप्त मौर्य को एरिया मतलब कि काबुल, अराकोशिया, कंधार, जेड्रोसिया, मकरान तथा पेरीपेमसाइदाई हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ, और उसकी शादी है जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजकुमारी से, चंद्रगुप्त का यूनानी राजकुमारी थी, उससे इनका विवाह हुआ। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। तो मेगस्थनीज है कहाँ का राजदूत था, तो ये था यूनानी, और सेल्यूकस निकेटर ने इसे भेजा था, और किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। तो इंडिका नामक पुस्तक किसकी है, मेगस्थनीज की है। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपकर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला कहाँ पे है, कर्नाटक चले गए, और वहीं इनकी संलेखना से अपने प्राण त्याग दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, बिंदुसार था, और उसने अपनी पूरी सत्ता थी जो शासन, वो अपने पुत्र को सौंप दिया बिंदुसार को, और जैन मुनि थे भद्रबाहु जिनका नाम था, उनके साथ है जो श्रवण बेलगोला कहाँ पे है, तो कर्नाटक में जाकर उसने संलेखना उपाधि से अपने प्राण को त्याग दिया था। फिर इसके बाद में बिंदुसार आता है। बिंदुसार का टाइम पीरियड दिया हुआ है, और इसे बिंदुसार को अमित्रघात, भद्रसेन या सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है। इसी के समय सीरिया के शासक थे एंटियोकस का राजदूत डायमेकस तथा मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत डायनेसियस मौर्य दरबार में आए थे। तो डायमेकस और डायनेसियस किसके दरबार में आए, मौर्य साम्राज्य में, किसके टाइम पे, बिंदुसार के टाइम पे आए थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका अनुयायी था, बिंदुसार, तो आजीवक संप्रदाय का था। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फिर है अशोक। अशोक का ये टाइम पीरियड दिया हुआ है। सिंहासन पर बैठने के 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक से पूर्व उज्जैन का राज्यपाल था। तो राज्याभिषेक कब हुआ, 269 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पर कलिंग विजय प्राप्त की थी इसने। तो कलिंग विजय कब प्राप्त की, 261 ईसा पूर्व में। अशोक के बड़े भाई का नाम क्या था, अशोक के बड़े भाई सुमन के पुत्र निर्घोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और मोगली पुत्र तिस्य का शिष्य बना था। तो अशोक किसका शिष्य बना, मोगली पुत्र तिस्य का बना था। इसके पूर्व अशोक है जो शैव धर्म को मानता था। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष पर उसने बोध गया की यात्रा की। 14वें वर्ष पर धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। 20वें वर्ष लुम्बिनी गया और उसे उल्विक घोषित करता है, भाग कर है जो 1/8 कर देता है। तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ पे गया था, बोध गया गया। 14वें वर्ष कहाँ गया, तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति की इसने। और 20वें वर्ष है जो उल्विक जो होता था कर मुक्त किया। उल्विक को उसने क्या किया, उल्विक घोषित करता है किससे, लुम्बिनी गया को।
तो वहाँ पे जो लुम्बिनी गया था उसको कब उसने करमुक्त घोषित किया? 20वें वर्ष शासन राज्याभिषेक के। और भाग कितना कर दिया जाता था? तो भाग कर 1/8 कर देता है। अब है अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख में शहनाजगढ़ी है, मानसहरा है, अभिलेख खरोष्टी लिपि में मिले हैं। तो शहनाजगढ़ी और मानसहरा ये कहाँ है? ये हैं पाकिस्तान में। और किस लिपि में मिले हैं? तो खरोष्टी लिपि में। पाकिस्तान वाले खरोष्टी लिपि में है, याद रखिएगा। और जो अफगानिस्तान वाले हैं वो अरमाइक व ग्रीक में उत्तीर्ण है। तो तक्षशिला लघुमान कहाँ पे? काबुल में है। और अफगानिस्तान अभिलेख अरमाइक और ग्रीक में उत्तीर्ण है, याद रखिएगा। पाकिस्तान वाले खरोष्टी में है और अफगानिस्तान वाले अरमाइक में है। अशोक के समस्त शिलालेख लघुशिला स्तंभलेख एवं लघुलेख ब्राह्मी लिपि में उत्तीर्ण है। अशोक का इतिहास हमें इन अभिलेखों से प्राप्त होता है। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अशोक के शिलालेख देखेंगे कहाँ कहाँ है? तो धौली या उड़ीसा के पूरी जिला में स्थित है। अशोक का शिलालेख कौन सा है? धौली है या कहाँ है? उड़ीसा के पुरी जिला में है। फिर है शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी है जो पाकिस्तान के पेशावर में है। मानसहरा है पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है। कालपी है या वर्तमान उत्तरांचल देहरादून में है। जौनगढ़ है या उड़ीसा के जौगढ़ में स्थित है। सोपरा कहाँ है? या महाराष्ट्र के थाने जिले में स्थित है। और एरागुडी है जो आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। गिरनार कहाँ है? काठियावाड़ के जूनागढ़ में है। तो ये थे शिलालेख अशोक के। अब है जो लघु शिलालेख कहाँ पे हैं? तो लघु शिलालेख में है पहला रूपनाथ या मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। गुजर्रा ये भी एमपी के दतिया जिले में है। भभू है राजस्थान के जयपुर जिले में है। और मास्की रायपुर जिले में है। सहसाराम कहाँ है? बिहार के शहादाबाद में है सहसाराम। धर्म के प्रचार हेतु दूतों प्रचारकों को विदेश भेजना। और दूसरे तथा 13वां शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखाया जहाँ दूत भेजे गए थे। दक्षिणी सीमा पर स्थित राज्य कौन थे? चोल, पांड्य और साती युक्त केरल पुत्र एवं ताम्रपाणी बताए गए हैं। ये दक्षिणी सीमा पर स्थित थे। अशोक के लघु स्तंभलेख। तो सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्तीर्ण है उन्हें लघु स्तंभलेख कहा जाता है। ये राजकीय घोषणाएं होती थी वो लघु स्तंभ पर लिखी जाती थी। महत्वपूर्ण अभिलेख निम्न स्थानों पर स्थित है। तो सांची का अभिलेख है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। रुक्मिणी देव कहाँ है? तो नेपाल के तराई में है। कौशाम्बी इलाहाबाद के निकट है। निगली सागर नेपाल के तराई में है। ब्रह्मगिरी मैसूर के चिंबल दुर्ग में स्थित है। और सिद्धपुर कहाँ है? तो सिद्धपुर या ब्रह्मगिरी से 1 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। जातिंग रामेश्वर है जो ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। एरागुडी आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में स्थित है। अहरोरा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में है। सारो मारो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है। नैतूर कहाँ है? मैसूर जिले में स्थित है। और वैशाली कहाँ है? तो सिंह शीर्ष केरल व लेख रहित है, वैशाली बिहार में है। अशोक के अब गुहा लेख है। दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्तीर्ण प्राप्त हुए हैं। तो बराबर नामक 3 गुफाएं दीवार कहाँ स्थित है? तो बिहार के गया जिले में स्थित है। इन सभी की भाषा प्राकृत तथा ब्राह्मी लिपि है। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसहरा की लिपि ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी है। और ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएंगे पाकिस्तान में। और यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तक्षशिला से है जो अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख कंधार के पास सारेकुना नामक स्थान से। और यूनानी तथा अरमाइक द्वितीय भाषा अभिलेख प्राप्त हुआ, द्विभाषी है। अशोक के स्तंभलेख। अशोक के स्तंभलेखों की संख्या 7 है तथा 6 विभिन्न स्थानों पर पाषाण स्तंभों पर उत्तीर्ण पाए गए हैं। इन स्थानों के नाम कौन से हैं? तो कौशाम्बी में इलाहाबाद में अकबर द्वारा लाया गया था। और दिल्ली तोपरा है जो यह स्तंभलेख प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाया गया था। फिर मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्तीर्ण हैं। दिल्ली मेरठ है। यह स्तंभलेख भी पहले मेरठ में था, बाद में फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया।
ओरिया राज तथा लोरिया नंदगढ़ या स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में स्थित है। सैन्य व्यवस्था है जिसमें 6 समितियों में विभक्त सैन्य विभाग द्वारा निर्दिष्ट थी। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना, नौसेना की व्यवस्था थी। तो सैन्य व्यवस्था है जो 6 समितियों में विभक्त थी। सैनिक प्रबंधन का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? अनंतपाल कहलाता था। जो सैनिक प्रबंधन का सर्वोच्च अधिकारी था उसको अनंतपाल कहते थे। यह सीमांत क्षेत्रों के भी व्यवस्थापक होता था। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित अजेय सैनिक थी। तो ये थी चंद्रगुप्त मौर्य की सेना कितनी क्या थी। इसके बाद में है प्रांतीय प्रशासन। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 प्रांतों में विभाजित किया था जिन्हें चक्र कहा गया। तो ये चक्र क्या थे? ये प्रांत थे। इन प्रांतों का शासन है सम्राट के प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। सम्राट अशोक काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। पहले चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे 4 थी, अशोक के टाइम पे 5 हो गई थी, याद रखिएगा। प्रांत कौन कौन से थे? तो प्राची जो अभी वर्तमान मध्य प्रदेश है, राजधानी पाटलिपुत्र थी। उत्तरापद तक्षशिला थी, दक्षिणापद सुवर्णगिरी थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी और कलिंग की तोशली थी। कलिंग की क्या थी? तोशली थी राजधानी। प्रांतों मतलब कि चक्रों का प्रशासन कुमारामात्य कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी द्वारा होता था। जो चक्र होते थे उनका मेन अधिकारी होता था, उसको कहते थे कुमारामात्य। प्रांत जिलों में विभक्त था। ये जो प्रांत होते थे किसमें विभक्त थे? जिलों में। और इन्हें आहार या विषय कहा जाता था। तो जिलों को क्या कहा जाता था? आहार कहते थे या विषय कहते थे, जिसका प्रशासक विषयपति कहलाता था। जिले के प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। गोप 10 गाँव की व्यवस्था करता था। जो गोप होता था वो कितने गाँव की व्यवस्था करता था? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर प्रशासन। तो नगर प्रशासन में है जो मेगास्थनीज के अनुसार नगरीय प्रशासन 3 सदस्यों के मंडल द्वारा चलाया जाता था। तो जो 30 सदस्यों के मंडल द्वारा है जो नगरीय प्रशासन चलाया जाता था, यह मंडल है जो 6 समिति में विभाजित था। मंडल कितने में विभाजित था? 6 समिति में। प्रथम समिति में है जो उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी। दूसरी वाली जो समिति थी विदेशियों की देखरेख करती थी। तृतीय वाली है जो गणना का कार्य करती थी। चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था, और 5वीं वाली है विक्रय की व्यवस्था और निरीक्षण करती थी। और 6ठी समिति थी जो बिक्री की व्यवस्था करती थी, बिक्री कर की। नगर पुलिस व्यवस्था थी जिसे रक्षित कहा जाता था। तो नगर पुलिस व्यवस्था को क्या कहा गया? रक्षित कहा गया है। यूनानी स्रोतों में वर्णित अधिकारी, तो अधिकारी थे एग्रोनोमोई, इसे जिलाधिकारी कहते थे। एंटीनोमोई, इसे नगर आयुक्त होता था। और यूनानी स्रोतों से पता चलता है इनके बारे में। अशोक के परवर्ती मौर्य सम्राट। तो मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी लगभग। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उनके निर्बल अधिकारियों का शासन संचालित करते रहे थे। फिर है अशोक के उत्तराधिकारी। तो अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भाग में बंट गया था। पश्चिमी भाग पर है जो कुणाल शासन करता था, जबकि पूर्वी भाग पर संप्रति का शासन था। तो पूर्वी भाग पर कौन करता था? कुणाल करता था, और पूर्वी भाग पर संप्रति करता था। लेकिन 180 ईसा पूर्व तक पश्चिमी भाग पर है जो बैक्ट्रिया और यूनानियों का पूर्ण अधिकार हो गया था। पूर्वी भाग पर है जो दशरथ का राज्य था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदत्त की हत्या कर उसके सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी थी। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त था। उसकी हत्या किसने की? तो पुष्यमित्र ने की थी। और इससे मौर्य साम्राज्य का समाप्त हो जाता है। अब शुरू होगा शुंग वंश। तो शुंग वंश के शासक कौन था? मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर उसका जो सेनापति था पुष्यमित्र संग, वो मगध का शासक बनता है। उसकी उपाधि सेनानी थी। उसने यवन आक्रमण को विफल किया। पुष्यमित्र ने अश्वमेध किया था। तो इस यज्ञ किसने किया? पुष्यमित्र यज्ञ ने किया था। इसने पुरोहित पतंजलि थे, और पुरोहित कौन थे अश्वमेध के? पतंजलि थे। उसके बाद उसका पुत्र है जो पुष्यमित्र का अग्निमित्र शासक बनता है। इसी अग्निमित्र और मालविका की कहानी पर कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम नामक नाटक की रचना की है। तो मालिका अग्निमित्रम किसका है? कालिदास का। और ये नाटक है
इसमें किसकी कहानी है? तो अग्निमित्र और मालविका की कहानी है। अग्निमित्र किसका पुत्र था? तो अग्निमित्र है जो पुष्यमित्र का है जो लड़का था। देवभूति वंश की अंतिम शासक था। तो देवभूति किस वंश का अंतिम शासक था? तो ये हो जाएगा शुंग वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद आता है कण्व वंश। देवभूति के मंत्री वसुमित्र ने उसकी हत्या कर कण्व वंश की नींव डाली थी। तो कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था देवभूति। और इसने किसकी हत्या कर दी थी? तो वसुमित्र की हत्या कर दी थी। सुशर्मा इस वंश का आखिरी शासक था। तो कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। इसके बाद में आता है कुषाण। कनिष्क ने पाटलिपुत्र को विजित करके अश्वघोष को अपने साथ ले गया। कुषाण साम्राज्य के बाद पटना पर लिच्छवियों का शासन रहा था। अब इसके बाद में आता है गुप्त वंश। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, कुमारगुप्त का विलक्षण स्तंभाभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभाभिलेख के आधार पर इस वंश का पहला शासक कौन था? श्रीगुप्त था। और जिसकी उपाधि महाराज थी उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। तो गुप्त वंश का पहला शासक श्रीगुप्त, उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच, और उसकी उपाधि क्या थी श्रीगुप्त की? तो महाराज थी। चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक है जिसने महाराज धीराज की उपाधि ली थी। उसने लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी से इसने विवाह किया चंद्रगुप्त को ने, और उसने अपने राज्य अभिषेक वर्ष 339 ईस्वी से गुप्त वंश शुरू किया था। तो क्वेश्चन आता है कि गुप्त संवत कब स्टार्ट हुआ? तो 319 ईस्वी से शुरू हुआ था। संपूर्ण बिहार और कुछ उत्तर प्रदेश का भाग उसके राज्य में शामिल था। अब इसके बाद में आता है चंद्रगुप्त के बाद में समुद्रगुप्त। अभिलेखों और सिक्कों पर इसे पराक्रमांक, अप्रतिरथ और व्याघ्र पराक्रम, सर्वराजोच्छेता आदि उपाधियाँ प्रदान की गई। तो ये सब उपाधियाँ किसकी हैं? समुद्रगुप्त की हैं। और इसे है जो भारत का नेपोलियन कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भारत का नेपोलियन इसे कहा किसने था? तो स्मिथ ने कहा था। फिर उत्तरापद अभियान में 9 राजाओं को विजित किया था, और दक्षिणापद अभियान में 12 राजाओं को विजित किया था। विजित क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने केवल अधिराज तत्व का दावा किया। उसकी नीति थी ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह की। इसकी नीति क्या थी? ग्रहण थी, मोक्ष थी, अनुग्रह थी। अशोक के इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति और उसके संधि विग्राहक राजकवि हरिशेन ने लिखा है। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखा है? राजकवि थे हरिशेन ने लिखा है। कहाँ पे? तो अशोक के इलाहाबाद स्तंभ पर। इसके बाद है रामगुप्त आते हैं। इसकी ऐतिहासिक संदिग्ध है, मतलब इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। फिर है चंद्रगुप्त। इसे देवराज, देवगुप्त, देवश्री, विक्रमादित्य आदि नामों से उपाधियों से जाना जाता है। और इसने ध्रुव देवी से विवाह किया था। दिल्ली के महरोल स्थित लौह स्तंभ में चंद्र शासक द्वारा सिंधु के पार बाहलिकों और पूर्व में बंग शासकों पर विजय का वर्णन है। तो महरौली लौह स्तंभ कहाँ है? दिल्ली में है, ये भी याद रखिएगा। और चंद्र की पहचान है जो चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। कौन सा है? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह है जो वाकाटक नरेश थे रुद्रसेन द्वितीय से किया था। चीन के यात्री फायान इसके शासन में आते हैं, यात्रा की थी उसने, और 14 वर्ष तक भारत में रहा था। फायान कितने टाइम रहा भारत में? 14 वर्ष तक। और चंद्रगुप्त ये सेकेंड इसे माना जाता है। इसके दरबार में है जो 9 रत्न थे, जिसमें कालिदास है, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल, भट्ट, घटपर्वक, बारामीरी और वर्चू जैसे विद्वान शामिल थे। फिर है कुमारगुप्त प्रथम। मंदसौर अभिलेख वत्स भाटी रचित प्रशस्ति से कुमारगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये मंदसौर अभिलेख है, किसके द्वारा प्रशस्ति है? तो वत्स भट्टी रचित प्रशस्ति है ये। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ, जिसे रोकने के लिए कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को भेजा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी के टाइम पे हुई थी। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसके टाइम पे हुई? कुमारगुप्त के। और नालंदा विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित था? तो राजगीर जिले में स्थित था। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की भी उपाधि ली थी। तो महेंद्रादित्य किसकी उपाधि? कुमारगुप्त की। इसके बाद है जो स्कंदगुप्त होता है। चूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने मलेच्छों जैसे हुड़ों के आक्रमण को विफल कर दिया था।
और इसने है जो सुदर्शन झील चंद्रगुप्त द्वारा निर्मित थी। सुदर्शन झील किसने बनवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन उसका पुनरुद्धार किसने किया? तो पुनरुद्धार है जो स्कंदगुप्त ने किया था। फिर एक कहोम अभिलेख के अनुसार उसकी उपाधि साकादित्य थी और उसे चीन में अपना राजदूत भेजा था। इसके बाद में है गुप्त काल का उत्तरार्ध। चीनी यात्री सुंगयुंग ने 515 से 520 में भारत की यात्रा की थी। हुएनसांग 429 से 645 तक 16 वर्षों तक रहा था और ये टाइम जरूर याद रखिएगा। हुएनसांग के अनुसार मगध के शासक नरसिंहगुप्त बालादित्य ने मिहिरकुल हुड़ को पराजित किया था। स्कंदगुप्त के बाद में है पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय ने शासन किया। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। इसने मगध पर शासन किया। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ ही मगध साम्राज्य का अंत हो गया था। अब इसके बाद है पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और बिहार उसके राज्य में शामिल था। गोपाल ने औदंतपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय की स्थापना की जो कि बिहार शरीफ नालंदा जिले में स्थित है। यह महाविहार हिरण्य प्रभात पर्वत पर पंचानन नदी के किनारे स्थित था। फिर इसके बाद में है धर्मपाल आता है। इसी के समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था जिसमें प्रतिहार नरेश वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया था। तो प्रतिहार नरेश कौन थे? वत्सराज थे। इन्होंने किसको पराजित किया? धर्मपाल को। और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने धर्मपाल और वत्सराज दोनों को पराजित किया था। ध्रुव के दक्षिण लौटने पर धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर इंदिरा युद्ध को परास्त कर अपना समर्थक चक्रायुद्ध को कन्नौज के सिंहासन पर बिठाया था। तो ध्रुव है जो दक्षिण में था, वहाँ से जब वो लौटा तो धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और इंदिरा युद्ध को परास्त किया और अपना समर्थक चक्रायुद्ध को कन्नौज के सिंहासन पर बिठाया था। धर्मपाल के समय प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय था। वत्सराज का पुत्र था। तो किसका पुत्र था? नागभट्ट द्वितीय। वत्सराज का था। मुंगेर तक का कुछ क्षेत्र है समय के लिए विजित कर लिया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। बौद्ध विहारों का निर्माण भी कराया। तो बौद्ध विहार है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला महाविहार और विश्वविद्यालय सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध भागल जिले में शहर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में आतिंचक गांव स्थित है। तो ये आतिंचक गांव में स्थित क्या है? तो विक्रमशिला महाविहार और विश्वविद्यालय है और सिल्क सिटी के नाम से ये भी फेमस था। भागलपुर जिला याद रखिएगा। सोमवीरा महाविहार है जो बांग्लादेश के नौगांव जिले में पहाड़पुर गांव में इसका निर्माण धर्मपाल ने कराया था। तो सोमपुरा महाविद्यालय का निर्माण भी धर्मपाल ने कराया। कहाँ है? बांग्लादेश में है। वर्तमान में यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखिएगा। फिर है धर्मपाल को अभिलेख में परम सौगात कहा गया है। गुजराती कवि सोडल ने इसे उत्तरापद स्वामी कहा है। अब धर्मपाल के बाद देवपाल है। इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। जावा सुमात्रा इंडोनेशिया के थे द्वीप। यहाँ पे शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने हेतु 5 गांव प्रदान किए थे। फिर है महिपाल प्रथम। इससे है पाल वंश की पुनर्स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इसी के समय राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था। तो राजेंद्र चोल ने कब आक्रमण किया? महिपाल प्रथम के टाइम। नेक्स्ट है बौद्ध भिक्षु अतिश दीपंकर के नेतृत्व में तिब्बत में दूत मंडल भेजा। और फिर इसके बाद में आते हैं रामपाल इस वंश का अंतिम शासक था पाल वंश का। इसी के समय कैवर्त विद्रोह भी हुआ था। फिर है कर्नाट वंश। इस संस्थापक मन्नान्य देव था। इसके बाद गंगादेव फिर उसका पुत्र नरसिंह देव शासक बना। नरसिंह देव के समय बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया। नालंदा विक्रमशिला जैसे विहारों को ध्वस्त किया। तो जो नालंदा और विक्रमशिला जैसे विहार थे उनको ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। किसके टाइम पे? नरसिंह देव के टाइम पे किया था। और कर्नाट वंश का संस्थापक नान्य देव था और इसका पुत्र था गंगादेव, फिर उसका पुत्र है नरसिंह देव शासक करा था। तो ये था प्राचीन इतिहास बिहार का। और अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है।